मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कई मांगे उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि दमोह में उपचुनाव होना है, जिसमें बाहर के नेताओं को चुनाव प्रचार करने जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। दमोह में संक्रमण न फैले इसलिए निर्वाचन आयोग और सरकार को दमोह के बाहर में रहने वाले लोगों को दमोह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस दल स्थानीय स्तर पर ही चुनाव लड़े, जिससे दमोह में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सके। निश्चित तौर पर इस समय कोरोना की महामारी मार्च, अप्रैल, मई 2020 से ज़्यादा है। ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। भोपाल की स्थिति 498, 600 से ऊपर लोग हैं। पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मेरा तो ये मांग है चुनाव आयोग से, और जैसे शासन लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नए नए स्टेप्स आ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। ये दमोह चुनाव में जब इतनी बड़ी रैलियां होंगी, पूरे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे, कि कोरोना और फैलेगा वहाँ पे। बजाय इसके लोकल दमोह जिले के ही लोग इस चुनाव में भाग ले सकें, चुनाव ये क्यों नहीं करता? 15 अप्रैल को बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है 48 घंटे पहले, तो क्यों नहीं 1 अप्रैल से बाहर कर दिया जाए? लोकल लोग वहाँ पे चुनाव लड़े, इससे कोरोना बचेगा। कोरोना महामारी से जो WHO के गाइडलाइन, केंद्र सरकारी गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकारी गाइडलाइन सब आ रही, लॉकडाउन हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है, तो ये अगर रोकना है तो चुनाव आयोग सख्त आदेश जारी करेगी, दमोह जिले के ही लोग भाग लेंगे। तो आप एक पत्र भी लिखेंगे? निश्चित तौर पर मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ, इसलिए लिखूंगा सर। लेकिन अभी तक देखा शिवराज जी हो, BD शर्मा, तो कांग्रेस से कमलनाथ जी ये बीजेपी का डर है। उनको मालूम है कि वहाँ पे जयंत मलैया मंत्री रहे लंबे टाइम से, उसका एक प्रभाव है। वो वहाँ पर क्वारंटाइन हो गए हैं। दूसरी तरफ राहुल लोधी जो कांग्रेस में ही थे, वहाँ कुछ नहीं किया दमोह में, वो कैंडिडेट बना दिया है। अब उनको क्योंकि पैसे दिए थे लंबे, तो कैंडिडेट बना नहीं था। तो कुल मिला के एक असमंजस में है बीजेपी वहाँ पे, इसलिए इतना ताकत लगा रही है। कांग्रेस का यहाँ तक सवाल है, अजय टंडन जी जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और पिछला चुनाव राहुल लोधी को उन्होंने लड़ाया था। इसलिए कांग्रेस इस चुनाव जीतने की उनकी पूरी संभावना, चुनाव जीतेंगे। और उनका एक जो बात कही है उनने, जो मुझे यहाँ अपील कर रही है भोपाल में, तो दमोह में तो लोगों को कर ही रही होगी कि 1980 में बोले मेरे पिताजी विधानसभा में चुन के आए थे, और 83 में 3 साल बाद उनका स्वर्गवास हो गया। वो 2 साल जो उनके बचे हैं वो मुझे दे दो, ये कहा है अजय टंडन ने। तो ये एक मार्मिक अपील है। 2 साल बचे हैं, 2 साल उनको दे दे। लोधी का जहाँ तक सवाल है, रही लिया 3 साल कुछ किया नहीं, तो अब एक मौका एक नए कैंडिडेट को। और ये टंडन परिवार का वहाँ एक पूरा वर्चस्व रहा है, सांसद, विधानसभा, नगर पालिका सब में रहे हैं और बड़ी सेवा की है। तो ये सेवा का मौका 2 साल का अजय टंडन जी को मिलना चाहिए, और ये माहौल है वहाँ पर, और इसलिए बीजेपी घबराई है। सर, लगातार कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। सीएम साहब 2 बार दिन में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए, जब तक टोटल टेस्टिंग नहीं होगी, लोग आइसोलेट नहीं होंगे और चेन को नहीं पकड़ेंगे कि कहाँ से आया। दूसरा, वैक्सीन जो लगे वो 45-60 नहीं, टोटल वैक्सीन लगे। एक्सपोर्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं, पहले वैक्सीन लगाओ सबको। और दूसरा, फ्री लगे वैक्सीन। और तीसरा ये है कि इलाज फ्री होना चाहिए। जैसे शिवराज जी, मैं भी था, सब हम लोग फ्री हुए VIP से। तो आज ये हो रहा है कि बड़े बड़े पैकेज हो रहे हैं, 1,80,000 जमा करो, इंजेक्शन की जमा करो। जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि भैया पर्चा लिख देंगे, दवा खुद खरीदना पड़ेगा। ये महामारी आई है और सरकार इसको रोक नहीं पाई, इसकी सरकार की जिम्मेदारी है। इसका टोटल खर्च वैक्सीन से लेके, इलाज से लेके, अस्पताल का, ये सरकार को वहन करना चाहिए। जब ये होगा तभी जाकर इस महामारी को कंट्रोल कर पाएंगे। ना तो कुछ कर्फ्यू से होना है, ना कुछ लॉकडाउन से होना है। ये टोटल जैसे पहले प्रिकॉशंस ली गई थी वो लेना पड़ेगा। और नहीं तो इलाज गोली गरीब आदमी लेगा ही नहीं, वो गरीब लेगा नहीं तो कोरोना रहेगा, और रहेगा तो फैलेगा, तो ये स्थिति और भयावह होगी।
सर ये शिवराज जी ने अपनी फोटो वाला काढ़ा बांटा था, वो फेल हो गया सर। वो फोटो वाला काढ़ा बांटा था सर। अब आड़ा काढ़ा से तो चलना नहीं है, तो वैक्सीन सबको लगे और A to Z लगे तभी कुछ होगा। वैक्सीन से वो इम्यूनिटी बढ़ती है। ये भी जरूरी नहीं कि उसके बाद, कई लोगों को हमने देखा कि दोनों वैक्सीन लगे उसके बाद भी वो आए, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं डॉक्टर कि गले के नीचे वैक्सीन लेने के बाद वो नहीं उतरेगा, मतलब डेंजरस नहीं होगा, तो लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज जी को कुछ करना चाहिए तो एक ही चीज़ करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन 100% लगे। 20-25 लाख लोगों को लगा तो नहीं होगा, 7.5 करोड़ लोगों को सबको लगाना पड़ेगा। भाई साहब स्टार प्रचारकों की सूची में महाराज 10वें नंबर पर। सच स्टोरी के लिए भोपाल से राजेश आर्या की रिपोर्ट। प्यार में पागल SF के जवान ने गर्लफ्रेंड के परिवार के साथ खूनी खेल खेला है। मामला शाहपुरा थाना का है। शाहपुरा सब्जी फार्म की घटना में आरोपी अजीत चौहान, जो 7वीं वाहिनी में विशेष सशस्त्र बल का आरक्षक है, उसकी सगाई 21 अक्टूबर को मृतक रितेश की बहन से हो गई थी और 2 मई को शादी होने वाली थी। सगाई के उपरांत आरोपी अजीत चौहान और मंगेतर के मध्य कुछ बातों को लेकर मनमुटाव था। घटना ये है कि मेरी उससे सगाई हुई थी 21 अक्टूबर की, जिसमें वो मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, हर चीज़ में पाबंदी लगाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नौकरी मत करो, दोस्तों से बात मत करो, ये मत करो, हर चीज़ में वो लगाता था। सगाई अभी 2 मई की मेरी सगाई थी, वो मुझे इतना परेशान करता था, इवन मुझे तो करता ही करता था, मेरी जो फीमेल दोस्त हैं उनको भी गंदे गंदे मैसेज करता था, उनको 2-2, 3-3 बजे तक की मैसेज करता था, उनको परेशान करता था, उनको धमकियाँ देता था कि अगर मेरी रिंकी से शादी नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगा। और फिर फाइनली आज वो मुझसे बात कर रहा था, मैंने बोला अजीत मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके कल उसके घर वाले आने वाले थे मेरे घर पे शादी तोड़ने के लिए, बट कल हुआ नहीं। वो आज ही 11:30 बजे के आसपास में मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा और मेरे घर पे आके पहले मुझसे बोलता है कि आप मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी। मैंने मना कर दिया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो बोलता है ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। हाँ, राइफल रखे हुए था, पुलिस की वर्दी में वो आया हुआ था मेरे घर पे और आके मेरे घर वालों को सबको धमकाता है, बोलता है मुझे तो आज ही डिसीजन चाहिए, मुझे आज ही सब चीज़ें चाहिए। मैंने बोला आज कुछ नहीं होगा, आप अपने घर वालों को लेकर आओ तभी हम आगे बात करेंगे। वो आया, बोलता है नहीं आप तो अभी मुझे बताओ। तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं होगा, आप जाओ। तो वो बोलता है मैं पूरे परिवार को ख़त्म करके जाऊँगा। ऐसा इतना बोला है और उसने मेरे छोटे वाले भाई पे गोली मार दी है और फिर मेरी मम्मी को गोली मार दी और उसके बाद में उसने पूरे सबको गोली मारने की। हाँ, शराबी पिए हुए था वो। में यहाँ SF का जवान है वो, शायद SF का जवान है, मुझे तो उसने ये बताया था कि वो PHQ में सिपाही है। अच्छा, हाँ। क्या नाम लिखता है वो? अजीत सिंह चौहान। हाँ। रात्रि लगभग 11:30 बजे आरोपी अजीत चौहान सरकारी राइफल लेकर अपने होने वाली ससुराल पहुंच गया, जहां आपस में बातचीत हुई। आरोपी द्वारा मंगेतर के भाई रितेश एवं मां पर गोली चला दी, जिसमें अस्पताल में इलाज के दौरान भाई रितेश की मृत्यु हो गई। बताइए जी, कैसे क्या मामला हुआ था? क्या मामला हुआ था आपके यहाँ? वो आए घर पे जी, गेट ठोका उसने, मैंने गेट खोला, उसके पापा सो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कौन है, कल पता नहीं। मैंने कही कौन है, कल मैं अजीत। मैंने गेट खोल लिया, वो अंदर आ गए, बोलने लगा मुझे रिंकी से बात करना है। तो मैंने की लड़की सो रही है, बोलने लगा नहीं मुझे इसी वक्त बात करना है। मैंने उससे मना किया भी, कहा भी मत बात करो, सुबह कर लेना, ड्यूटी जाओ, तुम ड्यूटी से आए हो तो सुबह आ जाना, सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा लेके या तुम ही आ जाना, सुबह बात कर लेना। कल नहीं मुझे उसके रूम में जाना है, जो चला गया उस लड़की के रूम में, पीछे मैं भी चली गई। तो लड़की से बोलने लगा मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो? तो उसने बोला कि मैं नहीं कर रही हूँ। तो कही कि तुम जाओ, कहीं सुबह बात करेंगे। कहीं नहीं अभी बात हुई जो कछ होने, वो कह लगी लड़की कि नहीं सुबह बात करेंगे, कहीं मैं गोली चला दें। उसने गोली चला दी। कितने लोगों को गोली चली आप पे? मेरे बेटे को। शासकीय राइफल ले जाने पर DIG द्वारा तत्काल प्रभाव से आरोपी आरक्षक अजीत चौहान एवं गार्ड कमांडेंट चंद्रभूषण पारासार को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी अजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नहीं, मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जा कर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपनी जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जा कर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है। उसको कब्जे में ले लिया गया है, सारी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो हैं वो खतरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर ले। सच स्टोरी के लिए भोपाल से रफीक खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार पेड़ों को बचाने के लिए वृक्षारोपण पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सिलवानी के पास चिचलोली जंगलों में दिन दहाड़े जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल में पेड़ों के टूट ही टूट दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अधिकारियों के इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? अधिकारियों की ही मिलीभगत से जंगलों को काटा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार जंगल को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए का वृक्षारोपण करती आ रही है, लेकिन सिलवानी के क्षेत्र में जंगलों में हर कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या इस चीज की जानकारी सिलवानी फॉरेस्ट विभाग को नहीं है? सिलवानी क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर दिन प्रतिदिन चोर पेड़ों को निशाना बना रहे हैं। इससे तो यह लगता है कि सिलवानी फॉरेस्ट विभाग की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई जारी है। सर, ये चिचोली के जंगलों में जो कटाई हो रही, सागौन की अवैध कटाई चल रही है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, कटाई हो रही है तो कहना ठीक नहीं, कभी कभार कट जाता है ना, तो उसकी हम पता चला आपके माध्यम से तो उनकी जांच करवा लेते। जी, वहाँ पर देखने में आया बहुत सारे ठुट ऐसे खड़े हुए हैं, सागौन को आरी से काटा गया है और बहुत सारे वृक्ष है ऐसे वृक्ष जो काटे जा रहा है बार बार वहाँ पे सागौन का। जांच के बाद ही पता चलेगा ना कितनी झाड़। अभी आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है जी। और कहीं वृक्षारोपण भी चल रहा है क्या आपका सागौन का? वृक्ष इस समय तो नहीं, गड्ढे हुए होंगे, प्लांटेशन अच्छा तैयार। एक तरफ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वृक्षारोपण कर रहा है और पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जंगलों में आए दिन हर कहीं के कोई से भी जंगल में जाएंगे आपको तो वृक्ष कटे हुए आसानी से दिख रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की? देखो, चोरियां होती रहती, अगर हो रही हैं तो उसकी जांच करवा रहे हैं, है ना। अगर कटाई हो रही तो उसकी जांच नियम है, उसके अनुसार उसके संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर, प्लांटेशन कितने? प्लांटेशन तो 3 है इस साल। 3 है, तो उसमें जीवित पौधे कितने हैं? और तो इस साल तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, जो पहले लगाए होंगे वो तो वो तो रिकॉर्ड में होगा ना, प्लांटेशन के। अच्छा, वो लड़ाइयों जो काटते हैं जो हाँ इंसानों को और जानवरों को, हाँ। उसके कितने केस हैं? नहीं, उसके तो रेंज में होगा रिकॉर्ड, है ना। जो शिकारी कार के जो भी से काटते हैं ना, सब रेंज में रिकॉर्ड रहता है जी। सच स्टोरी के लिए सिलवानी मध्य प्रदेश से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। विदिता शहर में शांति बनाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च गांधी चौक नीमतारा से निकाला गया। आगे विदिशा सीएसपी विकास पांडे और कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र झा, तो पीछे दोनों थाने सहित पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी और जवान चलते थे। सबसे आगे पुलिस के 4 पहिया वाहन सायरन बजाते हुए चल रहा था। यह फ्लैग मार्च नीमतला गांधी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार से होता हुआ बजरिया, रामलीला चौराहा, विवेकानंद चौराहा, बस स्टैंड होता हुआ माधवगंज से होता हुआ वापस नीमतला पर समाप्त हुआ। सायरन की आवाज सुनकर हर कोई अचंभे में दिखाई दिया। जहां से फ्लैग मार्च गुजरा वहां एकदम सन्नाटा दिखाई दिया। पुलिस द्वारा निकाले गए मार्च का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना था। हाँ, त्योहारों के मद्देनज़र फ्लैग मार्च निकाला गया है पुलिस प्रेजेंस दिखाने के लिए, जिससे कि जितने भी विघ्न संतोषी तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, इनको मैसेज जाए पुलिस की प्रेजेंस का। साथ ही साथ एक जागरूकता भी फैला रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, कि लोगों को पता रहे कोरोना बढ़ रहा है और इससे सुरक्षा के प्रयास करना है सभी को मिलकर। आपने कई दुकानदारों को आते समय समझा दी? हाँ, निश्चित तौर पे जितने भी रास्ते में दुकानदार मिल रहे थे और जो लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, तो उनको भी समझाइश दी गई थी कि कोरोना के मद्देनज़र मास्क लगा के रखें, ये इनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। सच स्टोरी के लिए विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने हेलीकॉप्टर से तहसील कार्यालय पहुंचे थे। भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा नामांकन जमा कराने के बाद सीधे आम सभा स्थल पर पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी को विजय बनाने की अपील भी की। राहुल लोधी मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के समय कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व जो पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आशाएं और आकांक्षाओं के प्रति लोग भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि देश के विकास मोदी जी के साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हम ऐसे दल के साथ जो देश के लिए काम करना चाहता है, विकास के मुद्दे पर काम करना चाहता है, केवल लूट खसोट यहाँ नहीं है, कोई परिवार का संगठन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का इतना बड़ा परिवार है और यहाँ पर लोग देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में हैं। इसलिए जो लोग आना चाहते हैं उनका भाजपा ने स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी हम अपने मुद्दों पर, जिसका हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि हम जय श्री राम का नारा खोल करके लगा सकते हैं। पुराने नेता क्या उनको लगता है हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। पुराने नेताओं के नेतृत्व में ही चुनाव है। जयंत मलैया जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस नींव पर खड़ी है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं मुद्दों पर, हम कभी मुद्दों से, सिद्धांत से समझौता नहीं करते। सच स्टोरी के लिए दमोह से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। आपने लोगों को कई तरीके से होली खेलते देखा होगा। कई लोग रंगों से होली खेलते हैं, कई लोग फूलों से होली। अलग अलग अंचलों की अलग अलग परंपराएं अपने हिसाब से होती। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलाई कला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोलाई खुर्द में कल महादेव समाधि स्थल पर होली का दहन के दूसरे दिन पुरानी परंपरा गाँव में निभाई जाती है। जलते हुए आग के अंगारों पर चलने की यहाँ परंपरा है। ग्रामीणों का कहना है कि होली के दूसरे दिन रात को लोग अंगार पर से निकलते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से उनका गांव आपदा और दूसरी परेशानी से सुरक्षित रहता है। यह परंपरा उनके गांव में 150 साल से चली आ रही है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नंगे पैर अंगार पर ऐसे चलते हैं मानो सामान्य जमीन पर चल रहे हों। गाँव का आपदा से और खुद को बीमारियों और संकटों से दूर रखने के लिए ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इतने गर्म अंगारों पर चलने के बाद भी ना तो उनके पैरों में छाले पड़ते हैं और ना ही किसी तरह की तकलीफ होती है। बुजुर्ग ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा 150 सालों से चली आ रही है। इसलिए बुजुर्गों के कहने पर हर साल गाँव में यह परंपरा निभाई जाती है। सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे उपस्थित रहते हैं। सच स्टोरी के लिए शाजापुर से सुनील की रिपोर्ट।